हाँ, अपन आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी बुक का 14 चैप्टर है और धुआंधार तरीके से इसको कराने वाला हूँ मैं आपके। अगर आपने मेरे साथ में ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसमें बहुत सारे इश्यू है, लेकिन अब आज की बात में रहने वाले नहीं है। बड़े ध्यान से समझना है। पहले मैं कुछ बेसिक फॉर्मूलों की बात करूँगा और उसके बाद में 14.1 एक्सरसाइज स्टार्ट भी आज ही कर देंगे और कंप्लीट भी कर देंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बस समझते हुए चलना है और साथ ही साथ सोल्यूशन को आप उतार भी लेना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में आपका होगा इसका टेस्ट चैप्टर। और कंपटीशन के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तब भी ये चैप्टर आता है, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत तरीके से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये चैप्टर का नाम है। कुछ बेसिक बातें 1 मार्क्स में डेफिनेशन भी आ सकती है, तो वो भी मैंने ले लिया है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है। तो देखो, दिए गए आंकड़ों में से श्रेणी के अधिकांश पद जिस आंकड़े के आसपास केंद्रित होते हैं, आसपास आंकड़े के जो होते हैं उसे हम आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। द डेटा अराउंड विच मोस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर सेंटर्ड इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा। ठीक है, उस डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है, केंद्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। 1 मार्क्स में कोई डेफिनेशन पूछ ले तो लिख देना। उसे आंकड़ों की ये हो गया। इसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, इसी का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या फिर इसे कह सकते हो माध्य, ये सब कह सकते हो। बेसिकली 3 तरह की ये होती है, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड यानी कि माध्य। 3 तरह के माध्य, माध्यक और बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। ये तो मैंने बेसिक ऐसी डेफिनेशन लिख दी है, बाकी चैप्टर स्टार्ट अपना यहाँ से होता है। ये सबसे पहले अपन एक एक उठाएंगे। पहले अपन बात करेंगे माध्य की यानी कि मीन की। ठीक है, और मीन एग्जाम में आपके आता है बेसिकली 3 फॉर्मेट से, 3 तरीके से माध्य पूछा जाता है। एक प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट मेथड, दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। सबसे प्लस पॉइंट क्या है इस चैनल पर स्टडी करने का कि आपको दोनों मीडियम में आपको स्टडी करने को मौका मिलता है, जो किसी भी पूरी यूट्यूब हिस्ट्री पर कहीं नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, कल्पित माध्य विधि अज्यूम मीन मेथड और पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड से माध्य निकाला जाता है। और माध्य को बेसिकली अपन एक और नाम से जानते हैं और वो है आपका माध्य का दूसरा नाम है औसत, एवरेज। माध्य को सिंपली इजी लैंग्वेज में अपन इसको क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये है कि जैसे मैंने कह दिया कि 2, 4, 6, 5, 3 और इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका मीन निकालिए या एवरेज निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से कि टोटल कितने नंबर है, 2 + 4 + 6 + 5 + 3 अपॉन कर देंगे, कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, जितनी संख्या है बस उतने का डिवाइड कर दो। ऐड कर लो, 6 × 6 = 12, 12 और 5 17 और 3 20, 20/5 कट के 4 आपका आंसर आ गया। तो इसका मीन बोल दो, चाहे माध्य बोल दो, चाहे एवरेज बोल दो, चाहे औसत बोल दो, 4 आ गया। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछे कि एवरेज निकालो या माध्य निकालो, तब तो ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे अपन। लेकिन एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि प्रत्यक्ष विधि से निकालो, डायरेक्ट मेथड से ही निकालो, तो फिर मीन को, माध्य को दिखाया जाता है x बार से। ये इसको दिखाने का साइन होता है, x के ऊपर बार लगा देना, ये माध्य को या मीन को दिखाने का मतलब साइन है। प्रत्यक्ष विधि अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि डायरेक्ट मेथड से ही मीन निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। कहेगा कल्पित माध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, a + σfi di/, σfi। या पग विचलन विद स्टेप डेविएशन मेथड से, तो a + σfi ui, di की जगह ui आ जाएगा और fi × h हो जाएगा। ठीक है, और इस fi और di निकालने का भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो, ui का फॉर्मूला तो होता है xi - a/h, ये ui खुद को निकालने का फॉर्मूला होता है, और एक होता है di का फॉर्मूला तो सिंपल है, xi - a। ये 2 फॉर्मूले आपको साइड में कहीं और लिखना है। कौन से, इस ui खुद को भी निकालना पड़ता है, अभी क्वेश्चन के सोल्यूशन कराऊंगा जब पता चल जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कैसा आपको चार्ट बनाना है। ऊपर हेडिंग आप लगाएंगे माध्य यानी मीन, मीन में तीनों मेथड का नाम लिखेंगे, तीनों मेथड के फॉर्मूले लिखेंगे, और ये बेसिक वाली बात भी लिख लेंगे कि मीन को एवरेज या औसत भी बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला राशियों का योग अपॉन है। ये इसका मतलब क्या है, अपॉन, बटे में लिखना है, बटे राशियों की संख्या, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, माध्य सबसे बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें 3 मेथड है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन माध्यक की। नंबर 2 माध्यक। सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी है माइंड इट, मतलब दिमाग में रखनी है एक बात कि जब भी माध्यक निकाला जाता है, पहले अपन बेसिक बात करेंगे। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक
बेसिक माध्यक कैसे निकाला जाता है, बेसिक मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है किसको, आंकड़ों को, डाटा को। द फर्स्ट इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जितने भी डाटा दे रखा हो उसको सबसे पहले अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब उसमें भी कैसे करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन, फिर सुन लो, माध्यक निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है ये, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ बेसिक माध्यक, बेसिक मीडियन। बेसिक मीडियन का मतलब छोटा क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में एग्जाम में आता है और अपनी एक्सरसाइज के अंदर है भी। तो यहाँ ध्यान रखना कि मीडियन या माध्यक निकालने का जो बेसिक पूछे, एक वैल्यू दे देगा, लाइक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ऐसा दे देगा 2 3 5 4 3 2, ऐसा दे दिया। 1 2 3 4 5 6 क्या पूछा, विषम ना, तो 3 और ले लेते हैं। ऐसा कोई नंबर दे दिया, डेटा दे दिया, आंकड़ा दे दिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया, और ये आंकड़े देने के बाद में या डेटा देने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसको काउंट करेंगे, सबसे पहले करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित का मतलब होता है छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है, 2। अब 2 जितनी बार हो एक साथ लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लिख दिया। फिर नंबर आया 3 का, तो 1 2 3 बार 3 है, तो तीनों बार लिखना पड़ेगा। फिर 4 एक ही बार है और 5 एक बार। ये सबसे पहला फर्स्ट ऑफ कॉल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में अपन को ये देखना है, उसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 n = 7। इसका मतलब विच इज ऑड नंबर। भाई ये क्या है, ऑड है, ऑड ही तो है, ऑड का मतलब विषम है, क्योंकि इसको काउंट करने से पता चला कि ये तो 7 आया, और 7 का मतलब ऑड नंबर है, विषम है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला ये लगाना है, यानी कि n+1/2। ये ध्यान रखना, n+1/2 का मतलब n की जगह 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। और यहाँ पर टर्म, ऊपर क्या लिखा है, टर्म। टर्म का मतलब पद, टर्म यानी 4th टर्म आपका आंसर हो जाएगा। चौथा पद जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चौथा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का 3 आंसर है। मतलब माध्यक अगर फाइंड करना हो तो इस हिसाब से, बेसिक माध्यक या बेसिक मीडियन जब निकालना हो तो इस हिसाब से निकालेंगे। ध्यान ये रखना है कि वो n की वैल्यू ओड यानी विषम है या सम यानी कि इवन है। जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही लिया अपन ने। अगर ये तो अपन ने ओड का ले लिया, अब लेते हैं अपन इवन का। सपोज मैंने एग्जाम्पल छोटा सा लूँगा, 3 5 2 और 1, ये ले लेते हैं। काउंट किया, सबसे पहले अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर, तो 1 2 3 5। ठीक है, अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर के मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर हमने इसको काउंट किया तो पता चला कि n = 4, जो कि क्या है, सम है, विच इज इवन नंबर। ठीक है, जो कि सम संख्या है। सम संख्या होते ही फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले में यहाँ रख देंगे 4/2, इसके ऊपर पद यानी कि यहाँ टर्म है, टर्म, प्लस 4/2 + 1 और ऊपर वापस टर्म यानी कि पद। ठीक है, पहले लिख रहा हूँ हिंदी, दोनों मीडियम ध्यान रखना। पद, वहाँ पद, हिंदी में बोलते हैं वहाँ पद, यानी कि TH टर्म। ठीक है, मतलब कि n/2 टर्म। वैसे दोनों मीडियम है इसलिए समझने के लिए इजी पड़े। ये हो गया। अब ये कट गया तो यहाँ आ गया 2, ये कट के 2 + 1 यानी कि यहाँ आ गया 3। तो यहाँ तो सेकेंड टर्म, यहाँ T है भाई, टर्म, और यहाँ भी टर्म यानी कि पद /2, यानी कि सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म /2। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है 2 प्लस थर्ड टर्म क्या है 3 3/2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 आपका इसका आंसर। 2.5 बोल दो चाहे 2.5 बोल दो, 2.5 आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ये एक तरीका है, कब, जब संख्या सम हो, यानी कि जब इवन नंबर हो तब तो ये फॉर्मूला, और जब ओड नंबर हो तो ये फॉर्मूला। बहुत ही बेसिक बात है, बहुत इजी है। अब ये तो 1 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन था। अब देखते हैं अपन ये रियल जो जिसमें 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो आपसे कहेगा माध्यक फाइंड करो, तब आपको मीडियन फाइंड करो, तब आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। बस शर्त ये रखनी है माध्यक या मीडियन निकालते टाइम, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित सबसे पहले करना है, और जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया ना उसी में से सोल्यूशन में काम में लेना है। जैसे देखो, अपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया था, यहाँ वैल्यू कौन सी ली थी,
ऐसा नहीं कि इसको तो भूल ही जाओ, अब ये तो है ही नहीं, इसको लेना है। अब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में जो वैल्यू बनी ना उसमें से लेना है। उसका दूसरा पद सेकंड टर्म 2 है और तीसरा टर्म 3 है अपॉन 2। समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर भी यही लिया था अपन ने, अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर किया और इसका अपन ने देखा था कौन सा चौथा टर्म 1 2 3 4 फोर्थ टर्म अपन देखा था, जो अपना आंसर हो गया। तो बहुत ईजी है, इस तरीके से अपन को चलना है। और ये भी ध्यान रखना, इधर से काउंट करना है, इधर से 1 2 3 4, उधर से नहीं, इधर से काउंट करना है। ये भी इजी फॉर्म में बातें हैं जो मैंने बता दी। अब यहाँ पर एक नोट और लिखा है मैंने कि किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। बिल्कुल, ये बात लिखी इस CF की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में 1 मार्क्स में क्वेश्चन, इतना शानदार प्रॉपर तरीके से नोट्स कहीं नहीं मिलने आपको। डेफिनेशन भी लिख दिए कि 1 मार्क्स से क्या पता डेफिनेशन पूछ ले। द cumulative frequency of a class in a frequency distribution is the sum of frequencies of all the classes preceding that class। ठीक है, तो CF क्या होती है? किसी भी बारंबारता बंटन जो होगा उसके अंदर किसी वर्ग संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले, जस्ट पहले वाले जो FI होता है ना, उसमें पहले वाले भी बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन नहीं लिख लेना। ठीक है, ये CF के बारे में लिखा हुआ था। फॉर्मूला देख लो, L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई ब्रैकेट इंटू H, मल्टीप्लाई में H है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्वेश्चन जब आएगा। नंबर 3 आता है बहुलक, मोड का मतलब सबसे पहले तो वो है कि जो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन जिसका हुआ है वो आंसर होता है। मतलब कि दिए हुए प्रैक्शन बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, द मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द गिवन ऑब्जर्वेशंस। जिसकी बारंबारता अधिकतम हो बहुलक कहलाता है, यानी कि दैट इज द वन विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, वो मोड कहलाएगा। और इसमें भी सबसे बड़ा नोट जो मैंने येलो कलर में करके लिख दिया माइंडेड, वो ये माइंडेड है कि सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। द फर्स्ट इज टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फिर 2 बड़ी बातें हो गई। एक, जब आपको मीडियन फाइंड करना हो, माध्यक फाइंड करना हो, उसमें भी डेटा को या आंकड़ों को अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सेम लाइक दैट इसमें भी आपको बहुलक में भी बिल्कुल सबसे पहले अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, मीन जब निकालोगे, माध्य जब निकालोगे, 3 मेथड उसमें पढ़े अपन, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड और वो कौन सी स्टेप डेविएशन मेथड पग विचलन विधि। उन तीनों में अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन मोड यानी कि बहुलक और मीडियन यानी कि माध्यक, इन दोनों के अंदर डेटा को या आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा, अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। ये जरूर ध्यान रखें। फॉर्मूला बेहद आसान है, L + F1 - F0 to F1 - F0 - F2 और पूरा होल ब्रैकेट कंप्लीट, मल्टीप्लाई में H है। बेहद आसान है, क्वेश्चन जब करेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में एक संबंध होता है। देयर इज ए एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू मेन, यानी कि 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक। ये बीच में इसका मतलब है मल्टीप्लाई में, ये एक रिलेशन है। ये क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में एक क्वेश्चन दे सकता है आपसे कुछ भी, सपोज माध्यक जो है, माध्यक का मतलब मीडियन, ठीक है, और मीडियन उसने आपको दे दिया सपोज 60 दे दिया 60, और जो बहुलक है, बहुलक का मतलब हो गया मोड, ठीक है, मोड सपोज आपको दे दिया ऐसे मान लेते हैं अपन 30, ठीक है, 30 मान लेते हैं, और जो माध्य हैं, माध्य का मतलब मीन, ठीक है, और मीन आपको दे दिया सपोज 15, और अब आपसे पूछेगा इसमें रिलेशन बताइए। रिलेशन का मतलब फॉर्मूला रख देंगे। तो 3 इंटू मीडियन कितना, मीडियन अपने लिया था 20 ले लेते हैं भाई, क्योंकि वो क्वेश्चन तो वहाँ तो फिक्स आएगा, सही आएगा वहाँ तो 20। मोड कितना, मोड मतलब बहुलक, ये रहा मोड, वो है 30 प्लस 2 इंटू मीन कितना 15। तो देखो यहाँ पर आ रहा है 60, और यहाँ पर भी जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो 30 प्लस 30, क्योंकि पहले बोर्ड में उसके नेम से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 60 बराबर 60। ये एक रिलेशन होता है, इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू दोनों बराबर होगी। तो एक बहुत ईजी सा फॉर्मेट है, इससे भी कोई क्वेश्चन अगर बनता हो, और बनता भी है, CBSE NCERT में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी फॉर्मूला अपना हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से सारे फॉर्मूले सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, 14.1 की तरफ। और 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के, दोनों मीडियम, बहुत ही शानदार चीज़ को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो, आराम से हिंदी पढ़ो, पेपर भी तो बाईलिंगुअल होता है, दोनों भाषाओं में लिखा होता है।
तो पर्यावरण संरक्षण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, एक सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। सर्वे वॉज कंडक्ट बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज पार्ट ऑफ देयर environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per houses. ये टेबल दे रखी है, नंबर ऑफ प्लांट्स और इधर है नंबर ऑफ हाउसेस, घरों की संख्या, पौधों की संख्या। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है, और नीचे एक बात और लिखी है आपके कि माध्य ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? मीन। और मीन फाइंड करते ही माइंड में क्वेश्चन उठ गए 3 मीन, यानी कि 3 कौन से? डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि यानी कि अज्यूम मीन मेथड, और तीसरी पग विचरण विधि स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में से कौन सा अप्लाई करें? कोई सा भी करो, रोक किसी पर नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहो करो। लेकिन लिखा हुआ क्या है कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। विच मेथड डिड यू यूज द फाइंडिंग द मीन एंड वाई। अगर आपने किसी मेथड का, किसका पहले पूछा, किस मेथड का यूज़ किया और किया तो क्यों किया। तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। जब छोटी वैल्यू 10 के अंदर अंदर हो, 10 11 12 तक इतनी छोटी वैल्यू हो, लास्ट 12 है देख लो, 12 14 तक हाइस्ट वैल्यूज़ की है। अगर 10 12 14 इतनी छोटी वैल्यू हो, तब अपन को हमेशा प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। फिर सुन लो, जब छोटी वैल्यू 10 तक 12 13 14, बस इतनी सिंपल, 15 से कम कम इतना, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई का जो मल्टीप्लाई करना होता है, जो बड़ी वैल्यू होगी तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर अपन अज्यूम मीन मेथड की तरफ चलेंगे, एफ आई, या फिर अपन स्टेप डेविएशन की तरफ चलेंगे, पग विचलन विधि की तरफ चलेंगे, जिसमें एफ आई यू आई अपॉन एफ आई वाली जो फॉर्मेट है, यू आई जिसमें निकालना होता है। लेकिन अगर छोटी छोटी वैल्यू तो अपन प्रत्यक्ष विधि का यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया इस बात को, क्योंकि पौधों की संख्या और घरों की संख्या की जो मान है, जो वैल्यू है वो कम है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना ज़्यादा बेटर है, उचित है। सिंस द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द नंबर ऑफ हाउसेज आर स्मॉल इन वैल्यूज, इट इज सुटेबल टू यूज द डायरेक्ट मेथड। ये एग्जाम के अंदर आपको ऐसा सोल्यूशन बनाना है, 2 टेबल बनानी है जो क्वेश्चन में दे रखी थी, नंबर ऑफ प्लांट्स यानी पौधों की संख्या और घरों की संख्या नंबर ऑफ हाउसेज, जो लगभग सब में एफ आई होगी। ठीक है, बस ये जितना भी ऐसा होता है ना, वैसा आपको ऐसा दे देगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये हमेशा और हमेशा एफ आई नहीं हो सकता। ये होता है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। ये क्या होता है? वर्ग अंतराल होता है, क्लास इंटरवल होता है। तो फिर एफ आई पहचाना जो बच गया वो एफ आई होता है, बड़ा ईजी है। एफ आई को पहचाना बेहद आसान है। ये क्लास इंटरवल होता है, साफ साफ पता चला 0 से 2, 10 से 20, 20 से 30, 40 50, 100 से 110। और जो घरों की संख्या होती है, नंबर ऑफ हाउसेज, या फिर ऐसा मान लीजिए एफ आई पहचाना हो, तो जो पीछे बच गया वो हमेशा एफ आई होता है। ठीक, अब अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि। और देखो, अगर अपन प्रत्यक्ष विधि लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि का मतलब हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब हमें ज़रूरत किसकी है? हमें एफ आई एक्स आई के कलेक्शन की टोटल यहाँ जो रिकॉर्ड आएगा उसकी ज़रूरत है हमें यहाँ आनी, और एक ज़रूरत पड़ेगी अपॉन सिग्मा एफ आई की, एफ आई यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसको तो जोड़ लेते हैं, 3 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। मतलब हमेशा फॉर्मूले को दिमाग में रखो। अगर इस चैप्टर को समझना है तो सबसे पहले फॉर्मूले को माइंड में रखो कि प्रत्यक्ष विधि निकालनी, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, तो इसका मतलब हमें तो ये फॉर्मूला चाहिए कि सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाए और सिग्मा एफ आई आ जाए। तो एफ आई एक्स आई तो निकाल लेंगे, लेकिन एफ आई तो आ चुका, बस इसके लिए कुछ प्रयास करने, कुछ एफर्ट्स लगाने, बाकी आधा काम तो हो गया। अब इसको अगर निकालना है तो हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई मतलब एफ आई इंटू एक्स आई। इसका मतलब ये है कि पहले एक्स आई तो निकालो, फिर तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स आई निकालने का फॉर्मूला देखो, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल जो है, यानी कि 0 + 2/2 ऐसे। तो क्या आंसर आया? 2/2 यानी कि 1। एक बार और ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट में बार बार नहीं करनी, 1 2 दिखा दो करके। 2 + 4/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। इस हिसाब से एक्स आई निकाला जाता है। क्लास इंटरवल का मतलब जो लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू है उसको जोड़ के अपॉन 2, तो एक्स आई हो जाएगा 2 फर्स्ट
यहाँ 6 में अपॉन 3। बस अब नहीं सोचना, बीच का गैप पहचान लो, 1 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, मतलब 2 बढ़ रहे हैं। तो अब आ जाएगा 5, 7, 9, 11, 13। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस 2 बार चेक कर लो, उसके बाद में जितना गैप शुरू में बन रहा है वो फिक्स गैप रहेगा, ठीक है ना, ये गारंटी है। अब एक एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 × 1, 2 × 3 6, 5, 5 7 35, 6 9 54, 6 9 54, और 22, और 13 9, 13 39, ये वैल्यू आ गई। जोड़ लो साहब, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20, 20 और 5 25, 25 और 6 मतलब 32, ठीक है। 2 यहाँ से लग जाएगी, 3 कैरी लग गई, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16, 162 इसका टोटल सम हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का, ठीक। अब ये चीज़ तो चलो ठीक है, साइड में करके दिखा दी। अब सीधे चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। यहाँ एक्स बार यानी कि मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 162 आया, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया, 20 आया। बस काट दो। देखो इसका एक तरीका बताता हूँ, वैसे तो छोटी वैल्यू है, क्या ज़्यादा कोई सोचना नहीं है, आराम से 2 के टेबल से काट सकते हो, 4 के टेबल से काट सकते हो, लेकिन फिर भी एक तरीका बताऊँ कि 0 को अगर आपको हटाना हो तो जब भी नीचे कोई 0 है ना, तो इसका मतलब होता है पॉइंट। 0 को हटा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो, इसका मतलब ये मन में ही सोचना है, ये लगाना नहीं है, मन में ही सोचना है कि इसका मतलब ये है कि 0 को ये हट गया, अब ये ऐसा बन गया, देखो ऐसा बन गया। एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, सोल्यूशन करने का बहुत काम आएगा। 0 का जब भी डिवाइड करना हो, इसका मतलब उधर से 1 पॉइंट बढ़ा दो, 2 0 होते तो 1 पॉइंट और खिसक जाता, लेफ्ट साइड में खिसक जाता, ये ध्यान रखना। अब ऐसा मान लीजिए भी ऐसा बन गया, अब इसको अपन काट देंगे तो 8.1 आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ईजी फॉर्मेट है, इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ऐसा पॉइंट बना के दिखाना नहीं है आपको, ठीक है, ये इस तरीके से रहेगा। इसको जब आप काटेंगे तो 8.1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, बेहद आसान क्वेश्चन। कौन सा मेथड लगाया, डायरेक्ट मेथड लगाया, प्रत्यक्ष विधि लगाई, क्यों लिखाई, क्योंकि मान जो है वैल्यू, जो इसने पूछा ना क्यों, उसका आंसर मैंने लिख दिया है, क्योंकि जो वैल्यू है वो छोटी है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट। सेकंड लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। टेबल दे रखी है, 100 से 120, मतलब इनको जो मजदूरी मिलती है डेली, 100 से 120, 100 से लेके 120 रुपए के बीच में मिलने वाले लोग हैं 12, 120 से 140 के बीच में 14, ऐसे ही 8, ये पूरी कंप्लीट है। फाइंड द मीन, इसमें भी मीन ही फाइंड करना है, मतलब एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री माध्य इसमें ज्ञात करना है। डेली वेजेस वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड, ये आपसे फिर वही पूछ रहा है कि इसका भी मीन फाइंड करिए, माध्य फाइंड करिए, लेकिन एक अप्रोप्रिएट मेथड अप्लाई कीजिए। एक अच्छी उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी, अप्लाई कीजिए। विधियाँ 3 हैं, या तो डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि लगाऊं, या स्टेप डेविएशन लगाऊं, या फिर अज्यूम मीन लगाऊं। तीनों हमारे सामने हैं, लेकिन बेस्ट होगा, कौन सा बेस्ट होगा, कि अगर बड़ी वैल्यू है, देखो 100, 120, 140, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाना बेकार होगा अपना। कैसे कि देखो अपन जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल पड़ेगा 120 दोनों के मल्टीप्लाई बीच का निकालना, पहले एक्स आई निकालो, फिर उनको मल्टीप्लाई करो, 55 × 55, 55 × 55 × 75, बड़ी बड़ी वैल्यू मुश्किल पड़ती है मल्टीप्लाई में। अब देखते हैं सोल्यूशन। ये 2 टेबल आपके बनी बनाई रहेगी, क्योंकि तो क्वेश्चन में दे रखा था, बस वही चीज़ है। दैनिक मजदूरी रुपयों में, डेली वेजेज इन रुपीज़, जो अपन क्वेश्चन दे रखा था साफ साफ उतार दिया। श्रमिकों की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको अपन एफ आई दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ये तो क्लास इंटरवल है, जो बचेगा एफ आई होगा। ये 12, 14, 8, 6, 10 ये अपना ये हो गया। और फिर एक्स आई अपन निकाल लेंगे, क्योंकि अपन फॉर्मेट लगाना चाह रहे हैं यू आई वाला, एफ आई यू आई। क्यों लगा रहे हैं यू आई, ये कौन सा मेथड लिख देता हूँ मैं आपको, ये है पग विचलन विधि, ठीक है, पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड का अपन अप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू में ये ज़्यादा बेटर पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आप सोचोगे कि स्टेप डेविएशन को अज्यूम मीन मेथड क्यों नहीं, कल्पित माध्य मान भी तो लगा सकते थे। देखो उसका फॉर्मूला होता है, इसका पहले लिख देता हूँ मैं, मीन बराबर, मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई, अच्छा ए प्लस, ए भूल गया मैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। और वो जो आप सोच रहे हो अज्यूम इन मेथड का, उसका हो जाएगा यहाँ पर एफ आई यू आई की जगह हो जाएगा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई,
इसमें फॉर्मूले में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक्स आई की जो वैल्यू आएगी उसमें से ए को माइनस करेंगे बार बार, तो वैल्यू चली जाएगी माइनस में। माइनस में वैल्यू को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, -20 -40, लेकिन यहाँ अपोन में एच भी है। देखो मैं एक बात बताऊँ कि मैं एक तो लिखूँ 50, एक में इसके नीचे 10 लिख दूंगा तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। एक ये 50 रहता, तो यहाँ पर ये एक्स आई माइनस ए है ना, इसके नीचे अपोन नहीं है, और अपोन किसी भी वैल्यू के नीचे हो वो उस वैल्यू को हल्की कर देता है। तो जब ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो तो यू आई लगा दो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो कोशिश, हालांकि आप डी आई भी लगा दोगे ना, एफ आई डी आई वाला फॉर्मेट, अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य होगी, तो भी गलत नहीं है क्वेश्चन, आंसर वही आएगा। मेथड तीनों में से जो मर्जी लगा लो, आंसर वही आना है, लेकिन बेटर कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी। ठीक है, यू कहना हो। और बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स भी नहीं करते, आप कोई सा मेथड अप्लाई कर देना। हाँ, अगर वो लिख के मेंशन करके दे दे कि नहीं आपको इसी मेथड से निकालना, तो बात अलग है, वरना अगर आपको कहें ना कोई भी विधि से, तो फिर कोई टेंशन नहीं, कोई सा मेथड अगर अप्लाई करना हो तो अपन कर लेंगे। अब एक्स आई निकालना है, एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा मेथड अप्लाई कर लो, फिक्स है। एक्स आई निकालने का फॉर्मेट तो आप जान ही गए, कौन सा है कि 100 + 120 अपॉन 2, यानी कि 220 अपॉन 2, यानी 110 आ गया। ठीक, ऐसे एक और निकाल दो, 120 + 140, ये करके दिखाना है आपको सोल्यूशन में। ठीक है, अपॉन 2, तो 260 अपॉन 2, यानी कि 130 आ गया। ठीक है, 130 आ गया, यहाँ पर 1110 आ गया, 130। अब आपको बस कुछ नहीं निकालना, 2 बार देख लिया, बीच में गैप कितना, 20 का, तो फिर 150, 170, 190, बस 20 बढ़ाते रहो। ये एक्स आई निकालने का फॉर्मेट हो गया जो आपको करके दिखाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके। अब मैं सबसे धाकड़ चीज़ बताता हूँ। धाकड़ चीज़ क्या है, वो है ए को निकालना। ये जो ए है इसको निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका बता रखा है आप सबको, मैं एक बहुत ईजी ट्रिकी तरीका बताता हूँ। ए जब भी फाइंड करना हो, ऐसा नहीं है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके बगल वाला ए होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, सब जगह नहीं लगता। ए जब भी निकालना हो तो क्या करना है आपको कि जो एक्स आई की, पूरी बात सुन लो, ए के लिए ट्रिक क्या है कि एक्स आई की जो ऊपर की वैल्यू और जो लास्ट की वैल्यू है, स्टार्टिंग या टॉप वैल्यू और ये जो लास्ट की वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ लो, 110 + 190 और अपॉन 2 कर दो। जोड़ने पर क्या आया, 9 और 1 10, 300/2 यानी कि 150। इस 150 के आसपास, या तो 150 खुद ही मिल जाएगा तो ठीक है, या फिर 150 के आसपास का नंबर, सबसे नज़दीक नंबर, जैसे 145 होता, अगर यहाँ पर 150 नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पर 150 नहीं होता और अपन ये समझ लेते कि यहाँ पर अगर अभी तो 150 है, 150 ना हो के यहाँ पर अगर नंबर हो जाता 148, तो वो आंसर हो जाता। मतलब ध्यान ये रखना है, 130 नहीं होता, जो 150 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 150 के जो ज़्यादा नज़दीक होगा वो अपना ए होगा। समझ में आ रही है, वो ए होगा। हाँ, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके बिल्कुल नज़दीक का जो नंबर है, तो इस हिसाब से बैठता है अपने 150 अपना ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है जो आपको बहुत इजी लगी होगी आई थिंक। तो ए कितना हो जाएगा अपना 150, ये अपना ए हो जाएगा। अब बात आती है एच की। एच, तो एच का मतलब होता है बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 से 120, 120 से 140, हर बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 का। तो ये हो गया अपना 20। ए आ गया, एच आ गया। एफ आई की जरूरत है ना, तो एफ आई तो ये रहा, एफ आई तो निकालो आप, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20, 2 हाथ से लग जाएगी 50। तो आपका एफ आई जो आ गया है वो 50 लिख दो साइड में, एफ आई आ गया आपका 50। चलो और किसकी ज़रूरत है, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब ज़रूरत है एफ आई यू आई की, वो तो निकालना पड़ेगा भाई। एफ आई यू आई तो यहाँ आएगा, ये जब कॉलम भरेगा, और ये कब भरेगा, जब पूरी वैल्यू निकलेगी, उनको सब जोड़ेंगे तब एफ आई यू आएगा। ठीक है, निकालते हैं। पहले ये निकालना पड़ेगा, तब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये कॉलम आएगा। लेकिन पहले ज़रूरत किसकी पड़ेगी, पहले यू आई निकालो। तो यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार यहाँ करके देख लेंगे अपन, 1-2 बार कर लेना, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स आई की वैल्यू कितनी, 110। सबसे पहले इस कॉलम के लिए यही वैल्यू लेनी है, माइनस ए कितना 150 अपॉन एच कितना 20। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 40/20। आंसर क्या आ गया, -2। ठीक,
यानी कि माइनस का 2। एक बार और निकाल लो, 2 बार निकालना फिर नहीं निकालना। 130 एक्स आई कितना 130 माइनस 150 ए की वैल्यू अपॉन 2 माइनस 20 अपॉन 20 है नीचे, एच कितना 20 है ना, हाँ, तो -1 यानी कि -1। अब आप समझ गए, यानी कि हर बार एक एक बढ़ रहा है। देखो -2 फिर -1 ये बढ़ना होता है, कम होना नहीं हो रहा है। फिर एक और बढ़ा तो 0, फिर एक बढ़ा तो +1, फिर बढ़ा तो +2। समझ में आ गई? बस कम नहीं हो रहा है, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी होगी, ये तरीका है। अब इन दोनों को जब जोड़ा आपने तो ये हो गया -3, इन दोनों को जोड़ा तो आपने ये हो गया +3, ठीक है। मतलब इस हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है अपन को, हालांकि इसकी अपन को अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, कह अपन को तो ज़रूरत है स्टेबल की। अब भरते हैं स्टेबल को। FI UI कहाँ ये रहा, और FI वो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, गुणा कराओ। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -24, 14 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -14, 8 को किया तो 0, 6 को किया तो 6, 10 को किया तो 20, ठीक। प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस माइनस को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ा तो आंसर आ गया -4 और 4 8 और 3 38, -38। इनको जोड़ा तो +26, क्या बचा? 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 1 और माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो -12 आपका FI UI आ गया। रख दो फॉर्मूले में। अब अपन वापस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये जो अपना फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला था जिसके अंदर सिर्फ FI UI की कमी थी, आ चुका। x बार यानी कि मीन बराबर एक ही जगह तो 150 प्लस सिग्मा FI UI अपना -12 माइनस का 12 अपॉन सिग्मा FI अपना 50 इंटू एज अपना 20, एज कितना 20, मल्टीप्लाई ये वो एक ही बात है, 0 से 0 कट जाएगा। फिर x बार बराबर 150, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपनी यहाँ, 150 प्लस, अब मेरी बात सुनना, 150 अपनी जगह है और 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा -24 अपॉन 5। देखो ये प्लस है, लेकिन जब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए ये माइनस हो गया और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 0 से 0 कट ही चुका था। अब क्या करो, x बार बराबर 150 अपनी जगह है, -5 का भाग दे दो, 5 4 ज़ा 20, 5 चौक 20, लग गया पॉइंट, बच गए 4, 5 8 ज़ा 40, 5 अट्ठे 40, तो x बार बराबर 150 में से 4.8 माइनस कर लो। इसका मैं तरीका बता दूंगा, स्पेस होता तो किसी के यहाँ पर डाउट रह जाता है, ठीक है, कि माइनस कैसे करें। ऐसा करना है, 150 है और 4.8, 0 के नीचे 4 उतारना है, 0.8 ऐसे लिखना है, पॉइंट के ऊपर पॉइंट 1 से भर लो, 0 भर लो, 10 में से 8 गया तो 2, फिर यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ हो जाएगा 4 और 1, 154.2, 145.2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, बस तरीके से इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं आती है। यह था शानदार क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा मेथड अप्लाई किया अपने, स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे इजीली अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency F. F missing frequency ये रही, देखो ये रही, आपसे ये फाइंड करने पूछ रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है और माध्य जेब खर्च पहले से माध्य दे रहेगा 18 रुपये, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन ये हैं। दैनिक जेब भत्ता रुपीज़ में, यानी डेली पॉकेट अलाउंस आपको 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 ये सब दे रखें। बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 7 6, मतलब 11 से 13 जिनको रुपीज़ मिलते हैं वो 7 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। F मिसिंग नंबर है 5 और 4, ठीक है। चलो देखते हैं, ये अपनी टेबल अपने बना ली, जो एग्जाम में सोल्यूशन नोटबुक बनानी है। ये 2 चीज़ तो दे रखी थी, तीसरी चौथी पांचवी अपन को निकालनी है। अब देखो इसमें अपन अप्लाई कर रहे हैं DI, क्योंकि इजी पड़ेगा, DI अपना इजी पड़ेगा। UI थोड़ा सा बहुत बड़ी वैल्यू के लिए
कल्पित पग विचलन विधि कब लगानी है, स्टेप डेविएशन मेथड कब लगाना है, जब बहुत बड़ी वैल्यू, वरना ठीक ठाक हो 20 25 30 तक हो तो 50 तक भी हो तो अपना DI काम कर जाएगा। शानदार मेथड है, तो इजी पड़ जाएगा। तीनों मेथड सीख जाओगे इस एक्सरसाइज में और ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे, अच्छा मेथड तो लिख ही दिया अपन ने, तो अब की बार है अपन बात करें कल्पित माध्य विधि की, अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, यानी कि अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड माध्य, जिसमें फॉर्मूला क्या होगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई, जहाँ पर UI था वहाँ पर DI आ जाएगा बस, अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू, अच्छा इसमें H नहीं है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर H नहीं है, बस इतना सा फर्क है, A प्लस सिग्मा एफ आई DI अपॉन सिग्मा एफ आई, लेकिन इंटू में H नहीं है, तो और भी ठीक है मामला। XI अगर आपको निकालना है तो एक दो करके दिखा दो। XI अगर निकालना हो तो 11 प्लस 13 अपॉन 2, यानी कि ये आपका 4 हो गया और ये आपका 2 हो गया, कट गया, तो आपका 12 आंसर आ गया। एक बार और करके देख लो, 13 प्लस 15 अपॉन 2, XI निकाल रहे हैं अपन, तो XI की वैल्यू हो जाएगी 5 और 3 8, 2 अपॉन 2 यानी कि 14। तो मतलब यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, अंदाज़ा आपको लग गया होगा 12 14, हर बारी 2 2 बढ़ रहा है मान। ठीक है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 2 2 वैल्यू बढ़ रही है, तो आराम से निकाल लेंगे। 12 आया, 14 आया, अब 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, बस 2 बार निकालनी है, उसके बाद में बस छोड़ दो। तो ये चीज़ भी करके दिखानी है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब बात आती है DI। अब सबसे फिर वही टारगेटिव चीज़ कौन सी, A निकालने की, A, क्योंकि XI माइनस A करना पड़ेगा। चलो XI तो आ चुका, लेकिन माइनस में क्या करेंगे, A तो चाहिए ना, तो A का वही ट्रिक लगानी है, 12 प्लस 24 को जोड़ो अपॉन 2, यानी कि 6 और 3 अपॉन 2 18। 18 के पास, हालांकि खुद 18 ही मिल गया, या फिर 18 के जो आसपास का जो नंबर होगा वो माना जाता है, तो A कितना हो जाएगा 18, 18 ये 18 है, तो ये अपना A हो जाएगा। ठीक है, चलो A आ गया, अब कोई टेंशन अपने पास नहीं है, तो DI XI माइनस A कर देंगे। एक दो बार करके चाहो तो दिखा भी सकते हो DI का XI माइनस A फॉर्मूले से, ऐसे सोल्यूशन वाली नोटबुक में करके दिखा देना। XI 12 है, माइनस A 18 है, तो माइनस 6 आ रहा है। एक बार और चेक कर लो, XI माइनस A यानी कि 14 माइनस 18, तो आ रहा है माइनस का 8, यानी कि अगर अपन इसको देखें तो ऐसा लग रहा है कि हर बारी क्या आ रहा है, हर बारी वो यहाँ पर माइनस का 6 था, माइनस का 8 है, ऐसे मतलब 2 2 कम होता जा रहा है। -6 आया, देखो 12 और माइनस 18 हो गया तो -6 बच गया। ऐसे ही 14 माइनस 18 हुआ तो -4 है, यहाँ पर 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी कि -4, तो मतलब हर बारी 2 2 कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो -4, हालांकि वैल्यू में कम हो रही है लेकिन वैसे बढ़ रही है, -6 -4 -2। ठीक है, अब 0, फिर प्लस माने, 0 के बाद में प्लस माने लग जाती है, 0 4 और 6। शानदार तरीका। अब FI इंटू DI, मतलब FI इंटू DI का मतलब ये रहा FI और ये DI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखा दो। यहाँ पर 6 7 42, 6 7 42 लेकिन माइनस का, और 4 6 24 लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर 9 2 18 यानी कि माइनस का 18, और 0 से करने पर तो 0 हो ही जाता है। फिर ये F इंटू 2 इंटू F, ये हो जाएगा 2F, और 5 इंटू 4 20। ठीक है, और 4 6 24, बेहद आसान। और अब अपन को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपने को ज़रूरत पड़ेगी, इसको सब साइड कर देते हैं अपन, अपने को ज़रूरत पड़ेगी A की, ये रहा A, अपने को ज़रूरत पड़ेगी FI की, FI ये रहा, FI कौन सा, ये रहा। चलो इसको निकाल लेते हैं अपन। 6 और 7 कितना हो गया, 13, मतलब 13 13 26, ये तो जुड़ गए, 26 हो गए। 26 और 9, 26 और 9 हो जाएंगे 35 और 5 44, तो 44 प्लस F ऐसा लिखना है, क्योंकि F जुड़ता नहीं है, F तो एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास जो FI की वैल्यू आई वो आ जाएगी 44 प्लस F, ये FI आ गया। ठीक है, ओके, इसका मतलब हमारे पास अब फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। एक की जगह रख देंगे 18 प्लस, यहाँ प्लस है,
सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, एफ आई डी आई अच्छा कराई नहीं पेपर ने। ये देखो पहले माइनस माइनस को एक साथ कर लो, ये हो गया 6 और 8 14 14, 1 कैरी 5 7 8, माइनस का 84, ये तो हो गया आपका माइनस का 84, और ये जुड़ के हो जाएंगे आपके 44 प्लस 2f, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देता हूँ वरना अपने गिच पिच हो जाएगा, सॉरी। 44 प्लस 2f समझ जाना भी आप, ठीक है। ये अपने क्या है 44 प्लस 2f है, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ताकि इजी पड़े सोल्यूशन करने। 44 प्लस 2f, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू में से वैल्यू माइनस हो जाती है, 2f तो 2f ही रहेगा। 84 में से 44 चले गए तो पीछे क्या बचा 40, 84 में से 44 चले गए तो 40 बचा, 40 तो नंबर बच गया माइनस का, और प्लस में 2f अपना एज इट इज, 2f तो 2f ही रहेगा, ये आ गया साहब, ठीक है। तो माइनस का तो 40 प्लस का 2f अपॉन एफ आई, कितना सिग्मा एफ आई वो है 44 प्लस एफ। बस अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर जो x बार है साफ साफ क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ था 18 रुपीज़, मतलब कि x बार माध्य हमें 18 रुपये पहले से ही गिवन है। x बार यानी कि माध्य मीन हमें दे रखा है, तो अपन क्या कर लेंगे, इस x बार की जगह रख लेंगे 18, ये 18 जो है इसको भी इधर ले आएंगे, तो जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, भाई साइन चेंज हो जाएंगे ना इधर आके, पीछे क्या बचा 40 प्लस 2f अपॉन 44 प्लस f, ये कट के हो गया 0, इधर हो गया 40 प्लस 2f वो अपना एज इट इज़ अपॉन 44 प्लस f एज इट इज़, इसके नीचे 1 रख लो ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए अपना। इसको इससे किया तो आंसर आया माइनस का 40 प्लस 2f, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे किया एज इट इज़ माइनस 44 प्लस 2f आ गया, इसको इससे करते ही पूरा 0, क्योंकि 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाता है, दैट शिट 0 हो गया। अब क्या करेंगे अपन, एक काम करते हैं 2f को अपनी जगह रखते हैं, इस 40 को भेज देते हैं उधर, तो 40 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, यानी कि f के बराबर में रख लेंगे 40/2, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी 20, बस हमें f ही तो चाहिए था, f बराबर 20। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बड़े शानदार तरीके से छोटी छोटी क्लासेस बनाएंगे, 35-40 मिनट की क्लास होगी, और इतना प्रॉपर तरीके से इसके जितने भी पार्ट बनते हैं 14.4 तक, फिर इसके एग्जाम्पल भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं शानदार बनेंगे, धांसू तरीके से पढ़ेंगे। बस आपको मेरे साथ पढ़ते जाना है और डेली रिवीजन इसका करना है। एक दिन ये चैप्टर इतना मजबूत पकड़ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सिविल सर्विसेज के कंपटीशन वाले एग्जाम के अंदर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से अपन को करना है, ठीक है। ओके।